नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 27 सितंबर रहा सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन। घर बैठे कोर्ट की सीधी कार्यवाही देख सकेंगे लोग। स्वप्निल त्रिपाठी पीआईएल में की गई थी मांग। स्मार्टफोन्स में अब होगा नाविक का इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने निर्माता कंपनियों को दिया निर्देश। 2018 में की गई थी नाविक की शुरुआत। दीमक के लकड़ी खाने की प्रवृत्ति में हुई वृद्धि। साइंस जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुआ शोध। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जिम्मेदार। डीमेट अकाउंट पर नई खाता निपटान प्रणाली आज से लागू। सेबी के दिशा निर्देशों से चलेगी प्रणाली। आर्थिक धोखाधड़ी को रोकना है मकसद। और प्रतिरोधों के बीच अमेरिकी सीनेट से किगाली समझौता अनुसमर्थन पास। HFC एमिशन पर रोक लगाना है मकसद। 2016 में हुआ था समझौता। अब खबरें विस्तार से। 27 सितंबर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। इस दिन से सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हालांकि बीते 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की सेवानिवृत्ति के दिन अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया था। इसके अलावा भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामलों की सुनवाई को लाइव किया जा चुका है। लेकिन यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्यवाही को रोज प्रसारित किया जाएगा। दरअसल साल 2018 में न्याय के लिए खुली पहुंच का हवाला देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह सहित कई अधिवक्ता शामिल थे। इसमें मांग की गई थी कि शीर्ष अदालत संवैधानिक मामलों से जुड़े मुद्दों की न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने पर विचार करे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने भारत के महान्यायवादी KK वेणुगोपाल को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर राय देने को कहा। महान्यायवादी ने अपने जवाब में CJI की अदालत कोर्ट नंबर 1, जो केवल संवैधानिक मामलों की सुनवाई करता है, उसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की सिफारिश की। साथ ही यह भी कहा कि इस परियोजना की सफलता यह तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जानी चाहिए या नहीं। महान्यायवादी ने इसके लिए अदालतों की भीड़-भाड़ और वादियों की अदालतों तक भौतिक पहुंच यानी फिजिकल अपीयरेंस में सुधार का हवाला दिया, क्योंकि वादियों को सुप्रीम कोर्ट आने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा महान्यायवादी ने कुछ संवेदनशील मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग न करने की भी नसीहत दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, विवाह, किशोरों या युवा अपराधी, यौन उत्पीड़न और बलात्कार सहित कई मामले को संवेदनशील माना गया है। इसके बाद साल 2021 में शीर्ष अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग का प्रारूप और इससे जुड़े नियम निर्धारित किए, जिसमें KK वेणुगोपाल द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को भी शामिल किया गया। बीते दिनों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बैठक में कोर्ट की कार्यवाही को 27 सितंबर से लाइव करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। वर्तमान में झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सहित अन्य देश सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करते हैं। बीते दिनों भारतीय दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। इसका मकसद दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 3 अलग-अलग कानूनों को समेकित करना है। ये कानून है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950। आपको बता दें कि मौजूदा ड्राफ्ट में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उपग्रह आधारित संचार सेवाओं और OTT यानी ओवर द टॉप संचार सेवाओं को दूरसंचार की परिभाषा के तहत लाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा अब OTT संचार सेवाओं को लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। मसौदा विधेयक में स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक ढांचा और नियम निर्धारित किए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन मुख्य रूप से नीलामी के जरिए किया जाएगा, लेकिन सरकार और जनहित से संबंधित विशिष्ट कार्यों जैसे रक्षा, परिवहन और अनुसंधान के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से मुहैया कराया जा सकता है। बिल शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, सौंपे गए स्पेक्ट्रम को देने और अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को वापस करने की प्रक्रिया को सक्षम बनाएगा। सरकार के पास स्पेक्ट्रम आवंटन को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने की शक्ति होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि यदि स्पेक्ट्रम के कब्जे वाली कोई दूरसंचार इकाई दिवालिया घोषित हो जाती है तो आवंटित स्पेक्ट्रम केंद्र के नियंत्रण में वापस आ जाएगा। इस बिल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। असल में वर्तमान में दूरसंचार विभाग को एक सेवा प्रदाता को नया लाइसेंस जारी करने से पहले ट्राई से विचार विमर्श करना होता है, लेकिन इस बिल के पारित हो जाने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अन्य ऐसे प्रावधान जिनसे दूरसंचार विभाग की गतिविधियां बाधित होती हैं, उन मामलों में ट्राई की शक्तियों को थोड़ा सीमित किया जाएगा। इसका कारण फैसलों में देरी और हित टकराव को रोकना है। इसके अलावा दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करके साइबर धोखाधड़ी से संबंधित संदेश भेजने वाले व्यक्ति की पहचान संदेश प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। विधेयक में यूएसओएफ यानी सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष की जगह दूरसंचार विकास कोष लाने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि यूएसओएफ सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए जाने वाले शुल्क का हिस्सा है। बता दें कि यूएसओएफ का उपयोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण संपर्क में सहायता के लिए किया जाता है। दूरसंचार विकास कोष का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़कर शहरी क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास आदि से संबंधित हितों को साधना है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में लगभग 117 करोड़ दूरसंचार ग्राहक मौजूद हैं। साथ ही यह वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता देश है। भारत में यह क्षेत्र लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही देश की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है। गौरतलब है कि साल 2021 में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी है, जो पहले 49% थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखते हुए अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके चलते अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का राज्य के गुरुद्वारों को नियंत्रित करने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल शीर्ष अदालत के समक्ष शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक सदस्य द्वारा साल 2014 में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का यह तर्क था कि राज्य विधानमंडल के पास गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए निकाय बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति संसद के पास आरक्षित है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 को सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और अंतर्राज्यीय निगम अधिनियम 1957 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी थी। हालांकि हरियाणा राज्य द्वारा याचिकाओं को रद्द करने की अपील की गई थी, लेकिन अदालत ने इसको खारिज कर दिया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि वह इस मामले पर मेरिट के आधार पर विचार करेगी। मामले पर बचाव करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों, अनिगमित व्यापार, साहित्य, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सामाजिक इकाइयों के संबंध में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। 1925 का यह अधिनियम एक राज्य अधिनियम है, क्योंकि इसे पंजाब प्रांतीय परिषद द्वारा लाया गया था। इसके अलावा पंजाब राज्य ने 1925 से लेकर 1966 तक इस अधिनियम को 30 बार संशोधित किया है। गौरतलब है कि पंजाब को वर्तमान हरियाणा, पंजाब और हिमाचल राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिखों के धार्मिक मामलों को स्वतंत्रता के बाद उसी तरह छोड़ दिया गया जैसा कि स्वतंत्रता के पहले था, लेकिन वर्तमान में राज्य में सिख अल्पसंख्यकों के मामलों का प्रबंधन अकेले सिखों द्वारा किया जाता है। ऐसे में अनुच्छेद 25 और 26 राज्य अल्पसंख्यक मामलों के प्रबंधन हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार हरियाणा राज्य द्वारा बनाया गया कानून संघ के प्रविष्टि 44 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूची 2 की प्रविष्टि 32 राज्य विधानमंडल को विशेष रूप से निगमों के विनियमन और समापन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।
आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित गुरुद्वारे सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 द्वारा कवर किए जाते हैं। इनको प्रशासित करने का कार्य अमृतसर स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों से कहा है कि वे अपने सभी स्मार्टफोन्स में नाविक नेविगेशन सिस्टम को लागू करें। सरकार इसे अगले साल से देश में बेचे जाने वाले नए स्मार्टफोन में लागू करने पर जोर दे रही है। ऐसे में इस पर आने वाली अतिरिक्त लागत और सीमित समय सीमा की वजह से स्मार्टफोन कंपनियां परेशान हैं। सरकार का कहना है कि जीपीएस और रूस की ग्लोनास जैसी नेविगेशन प्रणालियों पर भरोसा करना हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि वे संबंधित देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होती हैं। इसलिए संभव है कि वे आवश्यकता पड़ने पर किसी समय नागरिक सेवाओं पर रोक लगा दें। आपको बता दें कि नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन एक स्वदेशी पोजिशनिंग सिस्टम है। यह इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी और साल 2011 के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन ये साल 2018 में चालू हो सकी। नाविक प्रणाली में 8 उपग्रह शामिल हैं। यह भारत के पूरे भूभाग को कवर करती है। इसकी कवर सीमा 1500 किलोमीटर की है। हालांकि साल 2021 की उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति में कहा गया है कि सरकार नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर तक कवरेज विस्तार करने की दिशा में काम करेगी। इस तरह नाविक दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सेवाएं देने में सक्षम होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जीपीएस की तरह 3 और नेविगेशन सिस्टम हैं जिनमें वैश्विक कवरेज है। इनमें यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन का बाइडो शामिल है। जापान द्वारा संचालित QZSS जापान पर फोकस करने के साथ साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र को कवर करने वाला एक अन्य रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। गौरतलब है कि वर्तमान में नाविक का उपयोग सीमित है। इसका उपयोग सार्वजनिक वाहन की ट्रैकिंग करना, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी देना आदि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके साथ ही इसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी ट्रैक और प्रदान की जाती है। हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची जारी की गई है। इस सूची को जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा ने जारी किया है। इसमें करीब 7000 रॉकेट बॉडीज या कचरा के साथ रूस पहले स्थान पर है। अमेरिका और चीन को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में भारत 114 रॉकेट बॉडीज के साथ 6वें स्थान पर है। अंतरिक्ष कचरा या मलबा उन मानव निर्मित वस्तुओं को कहते हैं जिनका अब अंतरिक्ष में कोई उपयोग नहीं है। इस मलबे में मृत अंतरिक्षयान, उपग्रह, प्रक्षेपण यान के अवशेष और सैटेलाइट से अलग हुई शीट आदि शामिल हैं। किसी देश द्वारा एंटी सैटेलाइट क्षमता का परीक्षण करने के क्रम में भी हानिकारक मलबा उत्पन्न किया जा रहा है। एंटी सैटेलाइट क्षमता परीक्षण में किसी देश द्वारा आमतौर पर खुद के उपग्रहों को नष्ट या उड़ाने का अभ्यास किया जाता है। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में बिखरा यह मलबा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा को ही नहीं बल्कि वायुमंडल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो यह विनाशक प्रभाव पैदा कर सकता है। यह मलबा अंतरिक्ष में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है। नासा के एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष से रोजाना करीब 1 मलबा पृथ्वी पर गिरता है। यह मलबा या तो धरती पर गिरता है या फिर वातावरण में प्रवेश के साथ ही जल जाता है। अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मलबे की बात करें तो साल 2013 के एक अध्ययन के मुताबिक अंतरिक्ष में 1 से 10 सेंटीमीटर के आकार के मलबों की संख्या 6,70,000 से भी ज्यादा है। साल 1957 में दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक करीब 11,000 से ज्यादा कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। वहीं अगर भारत के पहले उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट भारत का पहला अंतरिक्षयान है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कपुस्तनिक यार से कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि आर्यभट्ट पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। हाल ही में देश के विमानन सुरक्षा नियामक ने दूरसंचार विभाग को एक पत्र लिखा है। इसमें विमान रेडियो अल्टीमीटर के साथ 5G C बैंड स्पेक्ट्रम के संभावित हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की गई है। असल में भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी साल अक्टूबर में 5G सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में तरंगों के ओवरलैप होने की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। रेडियो अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विमान की ऊंचाई को मापने का काम करता है। रेडियो अल्टीमीटर की मदद से यह पता लगाना आसान हो जाता है कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है।
रेडियो अल्टीमीटर अपनी कार्यविधियों को अंजाम देने के लिए सी बैंड आवृत्ति तरंगों का प्रयोग करता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की चिंता है कि 5G दूरसंचार सेवाओं का एक हिस्सा सी बैंड में भी काम करता है। ऐसे में इन दोनों तरंगों के आपस में ओवरलैप होने और विमानन कार्यों के बाधित होने की आशंका है। आपको बता दें कि सी बैंड को दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए 5G सेवाओं को शुरू करने का एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसका कारण सी बैंड की अच्छी कवरेज क्षमता और इसकी उच्च बैंडविड्थ का होना है। गौरतलब है कि उच्च बैंडविड्थ के कारण इंटरनेट की स्पीड जहां तेज हो जाती है, वहीं अल्टीमीटर में इसके प्रयोग से विमान की ऊंचाई को अधिक शुद्धता से मापना आसान होता है। जानकारों का कहना है कि रेडियो अल्टीमीटर अत्यधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए जमीन से परावर्तित कमजोर संकेतों को कैच करता है। ऐसे में आउट ऑफ बैंड सिग्नल के रूप में जाने वाले संकेत भी अपने आप कैच हो जाते हैं। इस प्रकार आउट ऑफ बैंड सिग्नल रेडियो अल्टीमीटर के कार्यों को ज्यादा खराब कर सकते हैं। हालांकि दूरसंचार विभाग का कहना है कि उन्होंने 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति में सी बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी की है, जबकि विमान रेडियो अल्टीमीटर मुख्य रूप से 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्तियों पर काम करता है। ऐसे में दो फ्रीक्वेंसी का ओवरलैप होना असंभव है, क्योंकि इनकी रेंज के बीच ज्यादा फासला मौजूद है। हाल ही में साइंस जर्नल पत्रिका में एक शोध प्रकाशित किया गया। इसमें दीमक के लकड़ी पचाने की प्रवृत्ति में वृद्धि का खुलासा हुआ है। इसके लिए शोध में ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीमक की लकड़ी बायोमास खपत प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के साथ 6.8 गुना से अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में आने वाले समय में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सकती हैं। बता दें कि विशेषज्ञों ने इसके लिए दुनिया भर के 130 से अधिक ऐसे स्थानों का अध्ययन किया जहां बैक्टीरिया, कवक और दीमक मृत लकड़ी का उपभोग करते हैं। अध्ययन के दौरान देखा गया कि उच्च तापमान के कारण दीमक की गतिविधियां बढ़ गई हैं। असल में दीमक तापमान और वर्षा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए तापमान के बढ़ने के साथ लकड़ी को क्षय करने की इनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दीमक एक्टोथर्मिक सामाजिक कीड़ा है। इनके शरीर का तापमान बाहरी स्रोतों जैसे सूर्य के प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे में तापमान में वृद्धि के साथ उनके गले में पाया जाने वाला एंजाइम अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है और फिर उनकी लकड़ी पचाने की क्षमता बढ़ जाती है। गौरतलब है कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला सेलुलोज दीमक का प्रमुख भोजन है। हालांकि सेलुलोज को पचाने में दीमक की भूमिका लगभग ना के बराबर होती है। यह सेलुलोज को केवल भोजन के रूप में ग्रहण करती है, जबकि उसकी आंतों में रहने वाला प्रोटोजोआ इसको पचाता है। इस प्रकार दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। बता दें कि दीमक को पारिस्थितिकी तंत्र में अब घटक का दर्जा प्राप्त है। दीमक समूह में रहती है और एक दूसरे को भोजन तलाशने में मदद करती है। चूंकि इनका आकार चींटियों के समान होता है, इसलिए इन्हें व्हाइट चींटी भी कहा जाता है। पहले यह समझा जाता था कि दीमक तिलचट्टों यानी कॉकरोच से बिल्कुल भिन्न होती है, लेकिन आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि दीमक का विकास तिलचट्टों से ही हुआ है। इसलिए अब दीमक और तिलचट्टे दोनों को जैविक वर्गीकरण के तहत ब्लाटोडेआ ऑर्डर में रखा गया है। बीते दिनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने इसरो की एक अनुसंधान परियोजना पर कार्य करना शुरू किया। यह अनुसंधान वायुमंडलीय रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसका मकसद रेगिस्तान की धूल और उसके उत्सर्जन प्रभाव का अध्ययन करना है। साथ ही राज्य में वायु की गुणवत्ता में आ रही गिरावट को रोकने के उपायों की भी तलाश करनी है। इसके तहत शोधकर्ता वायुमंडलीय ट्रेस गैसों को मापेंगे जो कम मात्रा में मौजूद है। साथ ही ये गैसें रेगिस्तान की धूल प्राकृतिक और मानव जनित कारकों से कैसे प्रभावित होती हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि ट्रेस गैसें वे गैसें हैं जो किसी ग्रह के वातावरण में कम मात्रा में मौजूद होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ट्रेस गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन के अलावा मौजूद अन्य गैसें ट्रेस गैसों की श्रेणी में आती हैं। जानकारों का कहना है कि सिंधु गंगा के मैदानों में उच्च मानव जनित उत्सर्जन होते हैं। गैसें, धुआं और कोहरा लंबी दूरी तय करते हुए दूर तक जाते हैं, जिसमें राजस्थान के क्षेत्र भी शामिल है। इसके चलते दूर दराज के स्थानों पर वायु गुणवत्ता सहित मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हालांकि इन प्रदूषकों के प्रसंस्करण में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान की भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में यह अध्ययन दिल्ली और सिंधु गंगा मैदान से लाए गए और स्थानीय ट्रेस गैसों के उत्सर्जन के तुलनात्मक अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित होगा। गौरतलब है कि इस परियोजना को इसरो द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान देश का पहला संस्थान है जिसे इसरो ने किसी अनुसंधान कार्य के लिए वित्त पोषित किया है। इसके पहले भी यह विश्वविद्यालय साल 2017 में
स्तरीकृत बायोमास मॉडलिंग परियोजना पर कार्य कर चुका है। यह परियोजना पौधों और जानवरों के अक्षय कार्बनिक पदार्थों के निपटान से संबंधित थी। बीते दिनों सेबी ने स्टॉक ब्रेकिंग उद्योग से जुड़ी नई खाता निपटान प्रणाली को 1 अक्टूबर 2022 से लागू करने का निर्णय लिया है। यह निपटान प्रणाली सेबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक संचालित की जाएगी। खाता निपटान से मतलब यहां दलालों द्वारा ग्राहकों के डीमेट खाते में उपलब्ध धन को ग्राहकों के बैंक खाते में वापस स्थानांतरित करने से है। यह प्रक्रिया हर तिमाही या फिर 30 दिनों में एक बार की जाती है। इस प्रक्रिया का मकसद स्टॉक ब्रोकरों को व्यवस्थित करना और बेकार पड़े फंड को मनी मार्केट के प्रयोग में लाना है। इस प्रकार अप्रयुक्त धन को वापस बैंक खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रनिंग अकाउंट सेटलमेंट या निधि का त्रैमासिक निपटान कहा जाता है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्राहक द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर अब नया खाता निपटान तिमाही या हर महीने के पहले शुक्रवार को किया जाएगा। इस प्रणाली को रनिंग अकाउंट पर अक्टूबर 2022 के पहले शुक्रवार से लागू किया जाएगा। यदि कभी ऐसा होता है कि पहले शुक्रवार को कोई छुट्टी रहती है तो निपटान को पिछले कारोबारी दिन पर करना अनिवार्य होगा। यह प्रणाली पूंजी बाजार दलालों को बैंकों की तरह ही भुगतान की नई प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी। गौरतलब है कि बैंकों को भी इसी तरह तिमाही के अंत में अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा करना जरूरी होता है। आपको बता दें कि इस नए प्रणाली के लागू होने से खातों के निपटान में एकरूपता आएगी, साथ ही निवेशकों के व्यापारिक खातों में लंबे समय तक पड़े धन के दुरुपयोग को रोकना भी आसान होगा। इसके अलावा यदि किसी ग्राहक के पास विभिन्न दलालों के साथ एक से अधिक डीमैट अकाउंट है तो पूरे बाजार की एक निपटान तिथि होने से ग्राहक के लिए सभी खातों में अपने धन को ट्रैक करना आसान होगा। गौरतलब है कि सेबी को साल 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक और सरकारी स्वामित्व वाला निकाय है जो भारत में प्रतिभूतियों और वस्तुओं के बाजारों की देखरेख करता है, साथ ही पूंजी बाजार को विनियमित करने का भी कार्य करता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। हालांकि अभी इससे जुड़ी गतिविधियों और तौर तरीकों पर काम करना बाकी है। इसका मकसद स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है, साथ ही जीडीपी या भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना है। सरकार ने अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव साल 2016 में रखा था। पंचतीर्थ के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया है। इन स्थानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि यानी जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि यानी मृत्यु स्थल दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई शामिल है। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी। इसके बाद ट्रेन क्रमशः महू, नागपुर होते हुए सबसे अंत में मुंबई पहुंचेगी। गौरतलब है कि सरकार ने साल 2014 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 टूरिस्ट सर्किट की पहचान की थी। इसमें रामायण, बौद्ध और उत्तर पूर्व सर्किट पहले से ही सक्रिय हैं। ऐसे में अंबेडकर सर्किट स्वदेश दर्शन की चौथी परियोजना होगी। बीते दिनों जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी जीत तब हासिल हुई जब अमेरिका ने किगाली संशोधन समझौते के अनुसमर्थन की पुष्टि की। इस समझौते के अनुसमर्थन को ठोस कदम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को अपनाने से इनकार कर दिया था और उनके इस निर्णय से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश निराश हो गए थे। इनका तर्क था कि अमेरिका वैश्विक स्तर HFC के एमिशन में अहम स्थान रखता है और उसके द्वारा इस संधि को न अपनाए जाने पर अन्य देशों के बीच इसे लागू करना कठिन होगा। इसके अलावा चूंकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन में फंडिंग का प्रमुख सोर्स माना जाता रहा है, तो ऐसे में अमेरिका के इस संधि से हटने से संगठनों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर संबंधित समझौते को लागू करने में दिखेगा। हालांकि राष्ट्रपति जो बिडेन ने 2020 के अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान किगाली सौदे को अपनाने का वादा किया था। हाल ही में इस पर सीनेट की मुहर लग गई है। दरअसल जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा किगाली के अनुरूप HFC के उत्पादन और उपयोग को सीमित करने वाले नियम जारी किए गए थे। इसके बाद संबंधित बिल को सीनेट में पेश किया था। बता दें कि समझौते के मुताबिक अमेरिका HFC को 15 साल के भीतर चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक भाग है जिसे साल 2016 में लाया गया था। इस समझौते के माध्यम से अन्य ओजोन क्षरण
गैसों के साथ HFC के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। साथ ही HFCs के उत्पादन और खपत में कटौती कर उसे चरणबद्ध तरीके से कम करना था। इस समझौते का लक्ष्य साल 2047 तक HFCs खपत में 80% से अधिक की कमी करना है। बता दें कि भारत ने साल 2021 में HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। भारत को साल 2047 तक अपने HFC उपयोग को 80% तक कम करना है, जबकि चीन को साल 2045 तक और USA साल 2034 तक HFC के उपयोग को कम करेगा। हाल ही में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिबांग जल विद्युत परियोजना के स्वतः संज्ञान मामले को खारिज कर दिया है। NGT ने द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दिबांग जल विद्युत परियोजना सहित 6 मेगा परियोजनाओं को नोटिस दिया था। यह रिपोर्ट पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं करने पर आधारित थी। दरअसल साल 2014 में दिबांग जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने प्रारंभिक मंजूरी प्रदान की थी। इसमें शर्त रखी गई थी कि नदी बेसिन की रक्षा के लिए क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए। इसके बाद अरुणाचल सरकार ने इस बाबत पर्यावरण मंत्रालय को सूचित किया कि स्थानीय लोग राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने के लिए भूमि देने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस परियोजना को साल 2020 में मंजूरी दे दी। इसी तर्क को अरुणाचल सरकार ने NGT के सामने भी पेश किया, जिसके बाद NGT ने मामले को खारिज कर दिया। बता दें कि इस परियोजना की लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इससे लगभग 3,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। इसके तहत बनाए जाने वाले डैम की ऊंचाई 278 मीटर रखी गई है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। तैयार होने के बाद यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होगा। बता दें कि NGT का गठन NGT अधिनियम 2010 के तहत साल 2010 में किया गया था। यह एक विशेष निकाय है। यह संगठन पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्य करता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों को लागू करने और उनसे संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसके कार्यालय हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गुजरात उच्च न्यायालय जुलाई 2021 से अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर रहा है। कथन 2, वर्तमान में झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं। और कथन 3, उच्चतम न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के मामले की सुनवाई की पहली लाइव स्ट्रीमिंग 27 सितंबर 2022 को की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस है A केवल 1, B केवल 1 एवं 2, C केवल 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रेडियो अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विमान की ऊंचाई को मापने में किया जाता है। और 2, रेडियो अल्टीमीटर अत्यधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए जमीन से परावर्तित कमजोर संकेतों को कैच करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न, स्टॉक ब्रोकिंग उद्योग से जुड़ी नई खाता निपटान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य स्टॉक ब्रोकरों को व्यवस्थित करना और बेकार पड़े कोष को मुद्रा बाजार के प्रयोग में लाना है। कथन 2, ये पूंजी बाजार दलालों यानी ब्रोकर्स को बैंकों की तरह ही भुगतान विकसित करने में मदद करेगी। और कथन 3, इसके लागू होने से डीमैट खातों के निपटान में एक रूपता आएगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। A केवल 1, B केवल 2, C उपर्युक्त सभी या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, दीमक एक एक्टोथर्मिक सामाजिक कीड़ा है। 2, पेड़ पौधों में पाया जाने वाला सेलुलोज दीमक का प्रमुख भोजन है। 3, दीमक को पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का दर्जा प्राप्त है। और 4, तापमान में वृद्धि के साथ दीमक के गले में पाया जाने वाला एंजाइम तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 एवं 2, B केवल 1 एवं 3, C केवल 1, 2 एवं 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
भारत सरकार ने इसका प्रस्ताव वर्ष 2016 में रखा था। कथन 2, इसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया है। और कथन 3, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा भूमि लंदन को शामिल नहीं किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में सरकार ने पूर्व सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है। ये देश की सेना में पहला उदाहरण है कि जब कोई सेवानिवृत्त अधिकारी सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए एक लंबी अवधि के बाद वर्दी में लौट रहा है। इससे पहले सेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद जनरल बिपिन रावत ने CDS के रूप में पदभार संभाला था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान मई 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साल 2019 में CDS का पद सृजित किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित AV गैस 100LL लॉन्च किया है। ये पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। वडोदरा स्थित इंडियन ऑयल की प्रमुख रिफाइनरी द्वारा उत्पादित इस विमानन ईंधन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा परीक्षण और प्रमाणित किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की माने तो ये आयातित ग्रिड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन गुणवत्ता मानकों वाला विमानन ईंधन है। इसी के साथ ये उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करने वाला एक उच्च ऑक्टेन विमानन ईंधन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उसे स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसके साथ ही ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने वाले राज्यों में दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ने लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए हैं। बीते दिनों देश के 2 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस और अडानी ने एक नो पोचिंग समझौता किया। इसके तहत इन दोनों समूह में काम कर रहे कर्मचारियों को एक दूसरे की कंपनी में नौकरी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि टैलेंट वॉर और सैलरी हाइक जैसी स्थिति से बचने के लिए कंपनियां नो पोचिंग समझौते पर जोर देती हैं। हाल ही में IT सेक्टर की कंपनी विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कंपनी के मुताबिक ये सभी कर्मचारी मून लाइटिंग करने में संलिप्त थे। आपको बता दें कि जब कर्मचारी अपनी मूल कंपनी के तय समय में काम करने के बाद बचे हुए समय में किसी दूसरी कंपनी के लिए पार्ट टाइम काम करते हैं तो इसे मून लाइटिंग कहते हैं। ये दूसरी नौकरी मूल कंपनी की जानकारी के बिना की जाती है। इसे साइड जॉब के नाम से भी जाना जाता है। मून लाइटिंग संस्कृति अमेरिका में विकसित हुई, जहाँ पर देखा गया कि अधिकांश कर्मचारी एक साथ कई कंपनियों के लिए कार्य कर रहे थे। बीते 25 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने अपनी लॉन्चिंग के 8 वर्ष पूरे किए। इस अवधि में वार्षिक FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 गुना बढ़कर $83 बिलियन पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2014-15 में $45.15 बिलियन था। आपको बता दें कि साल 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा निवेश को सुगम बनाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने तथा कौशल विकास में वृद्धि करने के मकसद से लॉन्च किया गया था। हाल ही में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बहुत कम दूरी की 2 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों का परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ानें ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में की गयी। इन मिसाइलों को कम दूरी और कम ऊंचाई पर हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। ये मिसाइलें मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर आधारित हैं। आपको बता दें कि मैन पैड्स कम दूरी की हल्की और पोर्टेबल मिसाइलें होती हैं, जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम होती हैं। विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए इन्हें व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा संचालित किया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया है। ये पूर्व महान्यायवादी के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ है। इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में भारत के महान्यायवादी पद के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
बीते दिनों एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ वन अभयारण्य में प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की। इस खोज में एएसआई को कलचुरी काल के 26 प्राचीन मंदिर अवशेष, 26 गुफाएं, 2 मठ और 2 स्तूप मिले हैं। इसके अलावा 24 ब्राह्मी शिलालेख, 46 मूर्तियाँ, 20 बिखरे हुए अवशेष और 19 जल संरचनाएं मिली हैं। इन 46 मूर्तियों में से एक वराह मूर्ति भी है, जो सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। इसमें जो अवशेष या चीजें प्राप्त हुई हैं, वे राजा श्री भीमसेन, महाराजा पोथासिरी और भट्टदेव के शासनकाल से जुड़ी हैं। वहीं शिलालेखों में कौशाम्बी, मथुरा, पावताया पर्वत, वेजभरदा और सप्तनैरिका जैसी जगहों का जिक्र है। हाल ही में गायक शैलेंद्र सिंह तथा कुमार सानू और संगीत निर्देशक आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान स्वर्गीय लता मंगेशकर के जन्म दिवस के अवसर पर यानी 28 सितंबर को आयोजित समारोह में दिया गया। इससे पिछला पुरस्कार समारोह 7 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि इस अवार्ड को मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।